हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने डॉग से बात कर रहा होता है। इस लड़के का नाम है जीरो और ये अपने दोस्तों से लड़के आया है। इसकी डॉग इसे समझा रही होती है, देखो जीरो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बाकी लोगों से डिफरेंट हो और ये बात तुम्हें बाद में समझ आएगी। और इसकी डॉग का नाम होता है नाची। अब जीरो बड़ा हो चुका है और वो कुछ गुंडों से पंगा ले रहा होता है। वो लोग इसे धमका रहे होते हैं लेकिन ये उनकी बात नहीं सुनता और वो इन्हें पेलने लग जाता है। और इसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक निंजा के साथ फाइट कर रहे हैं। लेकिन जीरो फिर से इनका मजाक बनाने लगता है। ये लोग दोबारा से उस पर अटैक करते हैं लेकिन जीरो ने इस बार सबकी बैंड बजा दी थी और ये लोग यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे एक बिल्ला भी था जो कि जीरो को थैंक्स बोलता है क्योंकि ये लोग उन्हें काफी टाइम से परेशान कर रहे थे। जीरो, अब तुम्हें संभल के रहना होगा, ये लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं। अरे यार टेंशन मत लो, ये तो मेरा रोज का काम है। और जैसे ये घर पहुँचता है इसके ग्रैंडफादर इस पे गुस्सा करने लगते हैं। जीरो, मैंने शिनोबी आर्ट तुम्हें इसलिए नहीं सिखाई कि तुम बाहर जाके लोगों से फाइट कर सको। और जीरो उन्हें ही सुनाने लगता है, अबे ओ खुसट बुड्ढे, तू चुप कर, तेरे शिनोबी आर्ट के चक्कर में कोई तुझे गोली से उड़ा के चला जाएगा, फिर करता रहना उनके साथ कराटे वराटे। देखो ये तलवार हमारे पूर्वजों को मिली थी और ये काफी लंबे टाइम से हमारे पास है और ये अजुमा फैमिली की रूट्स को डिनोट करती है, तो तुम्हें इसे थैंक यू बोलना चाहिए। अबे जाना बूढ़े, ऐसी वुडन कटाना तो दाउजुमा की स्टोर के इंस्टाग्राम पेज पे 1800 रुपए की मिलती है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर अब भड़क जाते हैं और वो यहाँ पे अटैक करने लगते हैं। पूरा घर तहस नहस हो गया था। जीरो अब सब कुछ ठीक करने लगता है। अब उसके ग्रैंडपा ये कहते हैं कि मेरी एक मीटिंग है, मैं रात को लेट वापस आऊंगा, तो तुम घर का ध्यान रखना। उनके जाने के बाद यहाँ पे एक क्रो आता है और जीरो को बताता है जंगल में एक कैट मुसीबत में है, जिसके बाद ये वहाँ के लिए भागने लगता है। अब जंगल में आने के बाद वो देखता है एक काले कलर का बिल्ला काफी ज्यादा घायल है। जीरो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पे उठ नहीं रहा था। फिर हम इस बिल्ले की मेमोरी देखते हैं। पहले भी किसी ने इसे उठाने की कोशिश की थी ताकि वो इनकी मदद कर सके, लेकिन इस बिल्ले ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसी वजह से इसके ऊपर ये हमला हुआ। अब जैसे ये बिल्ला अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो एक घर में है। अब जीरो भी उसके खाने के लिए कुछ लेकर आया होता है और वो इस बिल्ले से पूछता है, हे तुम्हारा नाम क्या है, तुम चुप क्यों हो? और वो बिल्ला कहता है म्याऊ 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 म्याऊ। अबे तुझे क्या लेना देना है, मेरा नाम जान के तू क्या करेगा, तुझे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और जीरो कहता है, अबे ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा बोलेगा तो तुझे लात मार के बाहर फेंक दूंगा। अब बिल्ला भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि जीरो उसकी बात समझ सकता है। अब बिल्ले की फट चुकी थी और वो बेड के नीचे चला गया था। जीरो कहता है, अबे यार बाहर आजा, मैं कौन सा तुझे खाने वाला हूँ। बिल्ला यह महसूस करता है कि उसके अंदर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, यानी कि ये एक ह्यूमन है। लेकिन फिर भी वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था और फिर जीरो उसके लिए बिल्लियों वाला खाना ले आया था और ये कैट चुपचाप बाहर आ गई थी। यार तुम तो सही में काफी ज्यादा कमाल के हो। और जीरो कहता है, चुपचाप खाना खा ले, ज्यादा लड़कियों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मैं लड़की नहीं बल्कि मैं एक मर्द हूँ। अच्छा तो तू एक मर्द है और मैं तुझे लेडीज लग रहा हूँ हैं? अब ये बिल्ला बताता है इसका नाम है रागू और ये एक इमोर्टल बीइंग है और हमें मोनोनोकी कहा जाता है और हमारे बहुत सारे नाम हैं। लोग बस इतना जानते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कभी हम एनिमल की फॉर्म में होते हैं तो कभी ह्यूमन की फॉर्म में। इस वजह से लोग हमें नहीं पहचान पाते। अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम्हारे जैसा मोनोनोकी यहाँ पे कैसे पहुँच गया और तुम्हारी हालत ये किसने की? और मोनोनोकी ये बताता है दरअसल ये सो रहा था, वो भी काफी लंबे टाइम से, और कुछ और मोनोनोकीज ने इससे मदद मांगी लेकिन इसने उनकी मदद करने से मना कर दिया, जिस वजह से उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया था। और ये बोलता है लेकिन तुमने उनकी मदद करने से मना क्यों किया, वो भी तो तुम्हारे भाई बंधु होंगे। ऐसा कहना बेकार है, मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो एक पैरासाइट की तरह हैं। वो अपनी वीकनेस को छुपाते हैं और दूसरों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं तुम्हें ये बात बता ही क्यों रहा हूँ, तुम्हें मेरी बातों पे कहाँ यकीन आएगा। और जीरो कहता है, देखो मैं एनिमल से बात कर सकता हूँ और तुम्हारी बातें सुन के मुझे थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आ रहा है, मैं और मोनोनोकीज के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे? फिर हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन पे पहुंच चुकी है और ये अपने चीफ को ये बता देती है कि यहाँ पर राघो का ब्लड पड़ा है क्योंकि उसे उसकी एनर्जी महसूस हो रही होती है और उसका चीफ उसे सर्च पार्टी में वापस जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं एक और बंदा उस बिल्ले को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। अब जीरो इस बिल्ले को नहला रहा होता है और उसके जख्म भी काफी जल्दी भर गए थे। अब जीरो को यकीन होने लगता है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है। राघो कहता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है? जीरो कहता है, हाँ यकीन तो है लेकिन 50% बातों पे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई पागल बिल्ला मरने से पहले मजाक कर रहा है। अब इस बिल्ले को ऐसे नहलाते हुए जीरो को अपने डॉग की याद आने लगती है। राघो से बोलता है, तुम अपने डॉग के बारे में कुछ बताओ।
और वो बताता है कि नाची उसकी पुरानी डॉग थी और जब भी वो बचपन में बुली होकर आया करता था तो नाची उसे समझाया करती थी। वो कहती थी कि जब वो उसे नहलाएगा तो वो भी इसकी हेल्प करेगी उसका सारा गुस्सा उतारने में। और वो मुझे काफी ज्यादा लकी माना करती थी क्योंकि मेरे पास दूसरों से बात करने का टैलेंट है, यानी कि एनिमल से, जिससे मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। अब रात में जीरो सो गया था। राघो उसे बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। भले ये ठीक हो चुका है लेकिन इसकी पूरी पावर अभी वापस नहीं आई है। अब जैसे ये जा रहा होता है जीरो उड़ गया था और ये बिल्ला काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अबे ओए, रात में कहाँ जा रहा है? तुम्हारा इस बात से कोई भी लेने देना नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरी जान बचाओ, और वैसे भी तुम्हें मेरे मसले में नहीं पड़ना चाहिए। और जीरो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, लेकिन मेरे सामने ऐसी बकवास मत करना, और हाँ, मरने की बात तो बिल्कुल मत करना। और राघो उस पर गुस्सा करने लगता है। तुम्हें नहीं पता कि शराब क्या होता है। तुम एक ह्यूमन हो और मैं एक मोनोनोकी। तुम्हें पता होगा कि मैं ह्यूमंस को खाता हूँ। अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अब जीरो की काफी ज्यादा फट गई थी। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पे पहुँच चुका है जो कि राघो को ढूंढ रहा था। जीरो देखता है कि बिन बुलाए मेहमान इसके घर में कैसे आ गया और वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि जीरो का दिमाग पहले ही काफी ज्यादा गर्म है। तभी ये बंदा अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये जीरो पे अटैक करने वाला था। राघो उसे धक्का देकर यहाँ से निकल जाता है। ये बंदा भी जीरो को छोड़कर अब उसका पीछा करने लगता है। जीरो को अब उसकी बातें समझ जाने लगती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। अब राघो इस दूसरे वाले मोनोनोकी से बच के भागने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी वो उसके सामने आ जाता है और ये राघो को घायल कर देता है। और ये बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेजेंडरी मोनोनोकी राघो द ब्लैक स्टार ऑफ डूम की हालत घायल होने के बाद ऐसी हो गई। चलो अब मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे सील को ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल था और अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मार दूं। और राघो कहता है मैं तुम्हारा साथी नहीं हूँ, तुम लोगों को तो सिर्फ मेरी पावर चाहिए। अगर तुम पावर के इतने ही ज्यादा भूखे हो तो आओ खुद आकर ये ले लो। अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। तभी जीरो आकर उस बंदे का हाथ को घायल कर देता है। अब राघो उस पे ही गुस्सा करने लगता है, तुम यहाँ पे क्यों आए? जीरो कहता है तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने दूं? राघो से कह रहा होता है तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन है और ये फाइट किस लेवल की है। जीरो कहता है अबे बिल्ले चुपचाप खड़ा रहे और इस शो का मजा ले। फिर हम देखते हैं वो मोनोनोकी अब ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो कहता है राघो को मारकर मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तुमने यहाँ पे आके काफी अच्छा काम किया। और उसको इसके हमले से ये पता लग गया था कि जीरो एक शिनोबी है। जिसके बाद वो दोबारा से उस पर अटैक करता है, लेकिन जीरो बच के उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन इससे वो मोनोनोकी बच गया था और अपनी उंगली को वो जीरो के आर पार कर देता है। लेकिन जीरो फिर भी उस पर अटैक करता है। इस बार भी ये मोनोनोकी उससे बच जाता है। अब राघो जीरो के पास आ गया था। मोनोनोकी उससे ये कहता है तुम इस इंसान को खा लो और इससे तुम्हारी पावर वापस आ सकती है। और वो गुस्से में बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार डालूंगा। अब राघो जीरो के पास आकर कहता है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें अपने आप से दूर इसलिए रहने के लिए कहा था कि तुम भी खतरे में पड़ सकते थे, और देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। मैं तुम्हें खाकर अपनी पावर वापस ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस डीमन की बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारा बदला उतारना चाहता हूँ। तो चलो जीरो खड़े हो और मुझे खाओ, इससे तुम दोबारा से ठीक हो जाओगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैक एनर्जी फ्लो करने लगती है। वो लड़की ये सारा कुछ देख लेती है और ये चीज वो अपने चीफ को इन्फॉर्म कर देती है और वो अपनी टीम लेकर यहाँ की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो मोनोनोकी ये कह रहा होता है राघो ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी इस इंसान के लिए। तभी हम देखते हैं जीरो जिंदा हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। राघो कहता है तुम अभी चुप रहो, और वो शॉक हो जाता है कि राघो उससे बात कर रहा है। और वो मोनोनोकी ये कहता है तुम दोनों फ्यूज हो चुके हो और अब तुम्हें मारना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। राघो जीरो को ये बता रहा होता है हमें इसे मारना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगा हमें ये कैसे करना है। अब जैसे ये मोनोनोकी उनकी तरफ बढ़ता है, जीरो राघो की पावर यूज करके उसकी एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ये मोनोनोकी एक ही बारी में यहाँ पे मर जाता है। अब जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं वो लड़की इसे पकड़ लेती है और बिल्कुल भी हिलने से मना कर रही होती है। इसका चीफ भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है हम मोनोनोकी नहीं है, बल्कि हम ब्यूरो ऑफ एस्पिनस से हैं और हम लोग तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। इचिका यानी कि ये लड़की इसे बेहोश कर देती है। तो बॉस इसका क्या करना है? और वो कहता है अभी के लिए इसे हॉस्पिटल भेजते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए और मोनोनोकीज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सोल्जर्स जीरो को उठाने के लिए आ गए थे, लेकिन वो इससे डर रहे होते हैं, जिसके बाद इचिका खुद उसे घसीट के यहाँ से ले जाती है। फिर हम जीरो को देखते हैं जो कि अजीब सी जगह पे पहुंच चुका है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था। राघो
उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, और जीरो को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी से ये ऑरा कैसे निकल रहा है। और वो बिल्ला कहता है मुझे पूछने से पहले जरा अपने आप को देखो, और उसकी चेस्ट में एक काफी बड़ा होल हो गया था। फिर उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। अब इचिका यहाँ पर आ गई थी और वो इससे कहती है तुम पिछले 1.5 दिन से यहाँ पे सो रहे हो। और वो पूछता है आखिरकार तुम हो कौन, लेकिन उसने अपने चीफ को कॉल कर दिया था और वो उसे सारा कुछ बता देती है। उसका चीफ कहता है मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, तुम उसका ध्यान रखो। अब राघो जीरो के ऊपर आ गया था और ये लड़की उसे ऐसा देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। अब शिबा यानी कि इसका चीफ यहाँ पे पहुँच चुका था और वो बाहर खड़े होके जीरो और राघो की फाइट के बारे में सोच रहा था। अब अंदर आके वो इन्हें शांत कराता है क्योंकि जीरो और राघो आपस में फाइट कर रहे थे। और शिबा कहता है जीरो तुम काफी ज्यादा टफ हो और राघो तुम कैसे हो। लेकिन भाई ये बिल्ला उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। वो कहता है अबे जा भूतनी के पहले अपना मुंह धो क्या। शिबा ये समझ गया था भले ये टेढ़े मुंह बात कर रहा है लेकिन ये इनका बुरा नहीं चाहता। और शिबा कहता है अरे मुझे माफ करना, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम शिबा है और इस लड़की का नाम है इचिका और हम लोग ब्यूरो ऑफ एस्पिनाची से बिलोंग करते हैं। लेकिन जीरो कहता है अरे यार ये सारा कुछ मुझे पता है, लेकिन तुम ये बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। शिबा कहता है तुम्हारी मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी है, तुम मुझे एक चीज बताओ क्या तुम ओनी बाबुन के बारे में जानते हो। और वो कहता है हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये तो वही अंडर कवर एजेंट है जो कि एड ओहेरा के शेगनीट के अंडर काम किया करते थे। और ये सुनकर चीफ ये कहता है अरे वाह तुम्हें तो काफी अच्छी नॉलेज है, ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैची रेस्टोरेशन हुई थी तो ओनी बाबन की अलायंस शेगनेट से शिफ्ट होकर सीधा न्यू गवर्नमेंट के अंडर आ गई, जिससे वो एक ऐसे इलाइट ग्रुप बन गए जो कि अंडर कवर गवर्नमेंट एजेंट थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है जिसे ब्यूरो ऑफ एस्पिनाची कहा जाता है और हमारा काम है मोनोनोकी को ढूंढकर उनको डिस्ट्रॉय करना। कोई भी मोनोनोकी किसी मेजर इंसिडेंट की वजह से बनते हैं और रिसेंटली हमने इंसानों जैसे दिखने वाले मोनोनोकी का भी खात्मा किया है और हमारी जो कंपनी भी है वो इसी पे बेस्ड है। और कुछ टाइम पहले मोनोनोकी के एक ग्रुप ने हमारी फैसिलिटी में अटैक कर दिया था और उस फैसिलिटी में जो मोनोनोकी सील था वो राघव था जो कि अब तुम्हारे अंदर है। और अब वो जीरो से पूछता है कि तुम इस चीज में फंसे कैसे। जीरो ने उन्हें सारा कुछ बता दिया था लेकिन ये लड़की उसे ही सुनाने लगती है कि उसे ऐसे किसी के भी बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। और जीरो भी उसे सुनाने लगता है अरे तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी तो अपना मुंह बंद रखो। अब शिवा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ ही गड़बड़ है। और वो कहता है मुद्दे की बात तो ये है कि तुम और राघो आपस में फ्यूज हो गए हो और जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। और सही बताऊं तो हमें ये भी नहीं पता कि तुम्हें अलग कैसे करना है और क्योंकि उन मोनोनोकीज ने तुम पर हमला किया था तो हम तुम्हें भी प्रोटेक्शन में ले रहे हैं। अरे नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, माफ करना हमें ये करना ही होगा। और वो कहता है कि हमारे जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और कल को तुम्हें दूसरी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ से भागने की बिल्कुल भी सोचना मत क्योंकि बाहर 2 अलग लेवल के गार्ड हैं जो कि तुम्हें आसानी से ढेर कर सकते हैं। अब जीरो इनसे कुछ सवाल करने का तो ट्राई कर रहा होता है लेकिन ये लोग इसे इग्नोर करके यहाँ से निकल गए थे। और अब जीरो ये सोच रहा होता है कि उसके बिना उसके ग्रैंडपा का क्या होगा। और राघव कहता है जो हो चुका उसे भूल जाओ, उस बंदे ने तुम्हारी प्रोटेक्शन का वादा किया है लेकिन इसने और इसके साथी ने मुझे सील किया था, तो तुम्हें क्या लगता है क्या ये तुम्हें प्यार से ट्रीट करेंगे। और अब तो तुम मेरे साथ फ्यूज हो चुके हो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो दूसरे मोनोनोकीज हैं और उनको पता था कि अगर वो मेरी सील तोड़ेंगे तो ये ब्यूरो उनके पीछे लग जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जान के ये किया। तो अब तुम काफी बड़ी मुसीबत में आ गए हो क्योंकि तुम मेरे साथ मर जाओ। और अब जीरो का दिमाग खराब होने लगता है और वो कहता है अबे इनकी भैंस की डेंट, मैं इनकी कुछ नहीं सुनने वाला, ठीक है मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और राघव कहता है तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है तुम कर सकते हो लेकिन इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब जीरो को बाहर क्रोज दिखते हैं जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब गार्ड ने दरवाजा खोल दिया था, वो क्रोज उन पर अटैक कर देते हैं और जीरो दुम दबा के यहाँ से भाग जाता है। अब बाहर आने के बाद जीरो इन क्रोज को थैंक्स के तौर पर कुछ स्नैक्स देता है। राघव उससे पूछता है बताओ आगे तुम क्या करने वाले हो क्योंकि ब्यूरो वाले हमारे पीछे आने ही वाले होंगे। लेकिन जीरो को उनकी कोई भी टेंशन नहीं है, वो अब घर आ गया था ताकि वो अपने ग्रैंडपा को सारी बातें बता सके। राघव पूछता है क्या तुम अपने ग्रैंडपा को सारा कुछ सच बता दोगे। जीरो कहता है हाँ मुझे यकीन है वो मेरा विश्वास जरूर करेंगे लेकिन तब तक तुम्हें सही टाइम आने तक छुपे रहना होगा। तभी अचानक उसके ग्रैंडपा पीछे से आ गए थे और वो उससे पूछते हैं तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे। वो उन्हें सारा कुछ समझा ही रहा होता है लेकिन वो बोलते हैं चलो मेरे पीछे आओ। ये उसे एक ग्राउंड में ले आए थे। अरे ग्रैंडपा बताओ तो हमें कितनी दूर जाना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके यहाँ से जाना भी है। और उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हमें कोई यहाँ पे डिस्टर्ब न करे। और अगले ही पल वो उसे मुक्का मार के यहाँ पे गिरा देते हैं। ग्रैंडपा आपको ये क्या हुआ,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? और फिर ये बताते हैं कि शिवा ने उन्हें सारा कुछ बता दिया है कि कैसे एक मोनोनोकी के साथ ये मर्ज हो गया और कैसे एक ब्यूरो इसके पीछे है। अब जीरो को समझ नहीं आता कि उन्हें ये कैसे पता लगा और वो बताते हैं कि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं ब्यूरो ऑफ एस्पिनाची का पुराना मेंबर हूँ। ये सुनकर जीरो काफी ज्यादा शौक होता है। क्या आप मजाक कर रहे हो? अब राघो को ये समझ आ गया था कि उसके ग्रैंडपा जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और वो ब्यूरो के लिए इसे मानने के लिए भी तैयार हैं। और उसके ग्रैंडपा राघो को देखकर ये समझ गए थे कि शिवा ने उनसे जो कहा था वो बिल्कुल सच है। और उसके ग्रैंडपा कहते हैं वैसे मुझे इन चीजों पे बिलीव नहीं होता, लेकिन अब मैंने अपने सामने से ये देख लिया है। और उसके ग्रैंडपा कहते हैं वैसे मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं था, लेकिन अब मैंने सामने से देख लिया है तो मुझे यकीन हो चुका है। और वैसे भी इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं अपनी ग्रैंडसन की गलती का जिम्मा खुद उठाता हूँ और मैं तुम्हें ब्यूरो और मोनोनोकी को यूज करने नहीं दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। उन्होंने जीरो पे अटैक कर दिया था, लेकिन जीरो इससे बच गया था। राघो कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। और उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो एकदम से गायब होकर उसके पीछे आकर उसे दूर फेंक देते हैं। हमारी आजुमा फैमिली ने कई जनरेशन से वॉरियर के वेस को काफी ज्यादा बेहतर किया है, जिस वजह से ये एक ऐसी आर्ट है जो कि मोनोनोकी और इंसान दोनों के लिए ही काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब जो हुआ है उसके लिए तुम्हें खत्म करना ही बेहतर होगा और मैं ये जल्दी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। तभी उसके ग्रैंडपा ने दोबारा से अटैक कर दिया था, लेकिन राघो आकर जीरो को बचा लेता है और वो जीरो से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें सच में मारना चाहते हैं तो प्लीज फोकस करो। अब जीरो ने राघो को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो उससे कहता है तुम तब तक मेरी हेल्प मत करना जब तक मैं खुद इसका सोल्यूशन नहीं निकाल लेता। फिर उसके ग्रैंडपा पुरानी मेमोरी याद करने लगते हैं जब नाची उसके ग्रैंडपा को बुलाने के लिए आई थी, क्योंकि जीरो एक खतरे में था। वो एक कैट को बचाने के चक्कर में खुद नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही टाइम पे उसके ग्रैंडपा ने आकर उसे पकड़ लिया था और वो उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। और फिर जीरो अपने ग्रैंडपा को ये बता रहा होता है कि उसने इस कैट की हेल्प इसलिए की क्योंकि वो बहुत बड़े खतरे में थी। और उसके ग्रैंडपा कहते हैं किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तभी हेल्प करनी चाहिए जब तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ और रिजॉल्व हो, क्योंकि उसके बिना ये काम करना बिल्कुल बेकार है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो अगर कभी तुम ऐसी मुसीबत में दोबारा पड़ो तो तुम्हें दूसरों से हेल्प मांग लेनी चाहिए। और वो कहता है अगर मेरी हेल्प करने के लिए कोई हो ही ना तो मैं क्या करूंगा, तो फिर तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे ठीक है, अगर तुम्हें ये करना ही है तो तुम्हें अपनी बॉडी और माइंड से दोनों से ही स्ट्रांग होना होगा। अब प्रेजेंट में उसके ग्रैंडपा ये कह रहे होते हैं ये कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं चल रहा है, ये लाइफ और डेथ का मामला है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम अपनी लाइफ में काफी सारे बेगुनाह लोगों को मारोगे, जिससे तुम्हारे शरीर पे काफी सारे निशान आएंगे। मैंने तुम्हें काफी सारी ब्लैक शैडो से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब सारा कुछ खराब हो चुका है। जीरो उनसे माफी मांग रहा होता है क्योंकि ये उसने जान के नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सारा कुछ ठीक करने के लिए तैयार है। अब उसके ग्रैंडपा उसके एक जोरदार पंच करने वाले थे। राघो उसे बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जीरो उसे रुका देता है और वो ये पंच अपने सर पे लेता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। अब जीरो कहता है अबे यार, मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। देखो, जो मेरी बॉडी है वो पूरी मेरी नहीं है, मेरी आधी बॉडी इस मोनोनोकी की भी है, तो हम दोनों एक हो चुके हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा यहाँ से जाने लगते हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर हम देखते हैं जीरो बात ले रहा होता है और वो कहता है यार, फाइट के बाद बात लेना कितना ज्यादा आरामदायक है। और फिर वो राघो से माफी मांगता है। राघो कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अपने आप को इतना भी पुश मत करो कि तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। और जीरो कहता है तो ठीक है, अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं ग्रैंडपा शिवा से बात कर रहे होते हैं और वो उनके पास एक गाड़ी भेजने वाला था और उसके ग्रैंडपा ये कह रहे होते हैं तुम्हें जीरो को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बना देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जिस बंदे की तलाश थी मुझे लगता है कि ये वो ही है। अब जीरो ब्यूरो जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। राघो पूछता है क्या सच में तुम ब्यूरो जा रहे हो, क्योंकि एक बार तुम वहाँ पे चले गए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। और जीरो कहता है अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। वो देखता है उसे लेने के लिए इचिका आई होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो कहती है मुझे यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए भेजा है ताकि तुम पिछली बार की तरह कहीं भाग न जाओ, और हाँ, अगर तुम्हारे सारे काम हो गए हो तो बाहर ट्रक खड़ा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो अपने ग्रैंडपा को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं इचिका ने उसके हाथों में हथकड़ी लगाई होती है। ओ हेलो, क्या तुम्हारे यहाँ पे लोगों का स्वागत ऐसे करते हैं? तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम एक प्रिजनर हो, तुम हाफ ह्यूमन हाफ मोनोनोकी बन चुके हो।
और मोनोनोकी ब्यूरो के टारगेट पे रहते हैं, तो इसलिए हम तुम्हें ऐसे ही रखेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बॉस ने तुम्हें वहाँ पे बुलाया क्यों। वैसे भी मुझे ये काम मिला है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना है, इसलिए मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं चुपचाप तुम्हें वहाँ पे पहुँचा दूंगी। और जीरो कहता है अरे मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। इचिका वहाँ पे एक जोरदार पंच करती है। जीरो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अब राघो बाहर आ गया था। अरे यार तुम लोगों ने क्या मच लगाई हुई है, तुम लोग तो मुझे सोने भी नहीं देते। क्या ये लड़की हमें प्रोटेक्ट करने वाली है? और वो लड़की कहती है ओए बिल्ली तू अपना मुंह बंद रख। और राघो कहता है हाँ इस लड़की में दम तो है, लेकिन अभी तुम्हें हमारी चिंता करने की बजाय किसी और चीज की चिंता करनी चाहिए। अब बाहर रोड पर धुंध फैलने लगती है। ड्राइवर्स को भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ है। तभी एक मोनोनोकी आकर एक ड्राइवर का सर उड़ा देता है। अब साथ वाले बंदे की फट गई थी। तब ये ट्रक एक चीज से टकराता है और इचिका को कुछ अजीब लगता है और वो चेक करने के लिए अब बाहर आ गई थी। और वो देखती है बाहर चारों तरफ फॉग फैली हुई है, यानी कि ये स्पेक्टर जोन में आ चुके हैं। तभी ये बंदा ये कह रहा होता है अरे देखो तो ये तो एक लड़की है, मुझे तो लगा था कि हमें यहाँ पे कुछ एक्साइटेड मिलने वाला है, मैंने खामखा इस काम के लिए हाँ बोला। इचिका अपने साथियों को ऐसा देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थी और उन्हें गालियां देते हुए ये कहती है तुम्हारी भैंस की डैड, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और उसने अपना बैटल वाला सूट भी पहन लिया था। अब ये बंदा कहता है अब हुई ना बात, और वो अपने मोनोनोकी को अब बैटल मोड में आने के लिए कह देता है, जिसके बाद ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इचिका उन पे फायर करती है। तभी एक मोनोनोकी आकर उसे उठाकर दूसरे वाले की तरफ फेंक देता है। अब जैसे ये वाला मोनोनोकी इचिका पे अटैक करने वाला था, वो अपनी शॉट से इसे घायल कर देती है और इस अटैक से वो बच गई थी। लेकिन इचिका ये देखकर तो समझ गई थी इनमें से एक मोनोनोकी काफी ज्यादा हार्ड है, यानी कि रॉक की तरह, वहीं दूसरा वाला थोड़ा स्लो मूव करता है, तो इसलिए उसे पहले उस पे ही फोकस करना चाहिए। लेकिन इतनी ही देर में दूसरा मोनोनोकी आकर इचिका को ट्रक पे दे मारता है। अब जीरो राघो से पूछता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। राघो बताता है दरअसल बाहर मोनोनोकीज हैं। जीरो की ये सुनकर काफी ज्यादा फट गई थी। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता था? अरे हाँ, जब तुम आज क्या लड़ा रहे थे तो मुझे पता लग गया था कि हम जोन के अंदर एंटर कर गए हैं। और जीरो पूछता है तो अभी हम कहाँ पर है? राघो बताता है दरअसल ये एक स्पेक्ट्रल एरिया है जो कि एक फॉग्ड जोन होता है, और ये एक ऐसी दुनिया है जो कि फिजिकल रियलम से बिल्कुल अलग है, और इसे मोनोनोकीज का रियलम भी कहा जाता है। अरे तो सीधा सीधा बोलो ना कि हम मुसीबत में हैं, चलो मेरी हथकड़ियां खोल दो। राघो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, इन हथकड़ियों को ऐसा बनाया गया है कि इस स्पेक्ट्रल एनर्जी को ब्लॉक करती हैं, और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसे खोल सकूं। अब जीरो उस लड़की के पास जा रहा होता है ताकि वो इसकी हथकड़ी खोल सके, लेकिन राघो उसे रुकाता है और उससे कहता है हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, हम ब्यूरो और मोनोनोकीज के लिए बिल्कुल सेम है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया। और जीरो कहता है क्या इस बात का कोई मतलब बना? देखो बाहर एक ऐसी लड़की है जो कि हमारे लिए लड़ रही है, तो मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। फिर मोटे वाले मोनोनोकी ने इचिका पे अटैक कर दिया था, जिससे ये ट्रक दो हिस्सों में टूट जाता है और जीरो भी अब बाहर आके गिर जाता है, और जीरो भी अब बाहर आ गया था। और राघो उससे ये कहता है तो तुम बचाओगे इसे, तुम्हारी हालत देखो कैसी हो गई है। वहीं वो मोनोनोकी ये कह रहा होता है अच्छा तो तुम हो वो इंसान जिसे राघो ने पोजेस किया है। देखो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो खुद को सरेंडर करो या फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है। इचिका ये समझ गई थी कि ये राघो के पीछे आए हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि इन लोगों को इनके बारे में पता कैसे चला। अब जीरो इचिका से कहता है कि वो इसकी हथकड़ियां खोल दे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे इस पे भरोसा नहीं है। अब एक मोनोनोकी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ये लोग उससे बच गए थे। अब ये मोनोनोकी कहता है चलो अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम दोनों को मरना होगा। और जीरो इचिका पे चिल्ला रहा होता है अरे ये पागल लड़की जल्दी से ये हथकड़ियां खोल वरना हम दोनों ही मर जाएंगे। फिर हम इचिका का पास्ट देखते हैं जहाँ पे एक मोनोनोकी ने उसकी मॉम को मार दिया था। अब सब लोग ये चिंता कर रहे होते हैं कि उसके डैड अब क्या करेंगे, क्योंकि कभी भी एक लड़की उसके क्लैन की सक्सेसर नहीं बन सकती। लेकिन इचिका अपने डैड से ये कहती है कि वो अपने क्लैन की सक्सेसर बन के रहेगी। अब जीरो उसे होश में आने के लिए कहता है और उसे उसकी ड्यूटी याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि वो अपनी जॉब के लिए प्रोफेशनल है। अगर इन दोनों को बचना है तो उसे मोनोनोकी को लेकर अपनी नफरत को खत्म करना होगा और इसकी हेल्प करनी होगी। इचिका को समझ आ गया था कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो वो उसकी हथकड़ियां तोड़ देती है। अब जैसे ये मॉन्स्टर इन पे अटैक करता है, जीरो राघो के साथ मर्ज होकर उस पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे ये मॉन्स्टर यहीं पे मारा जाता है। वहीं दूसरे वाला मोनोनोकी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वहीं इचिका ने भी दूसरे वाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब जीरो नीचे गिरता है और राघो उसका मजाक बनाने लगता है, हाँ भाई बन गया हीरो। और इचिका कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसके लिए थैंक्स नहीं कहूंगी। और जीरो कहता है हाँ मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ना ही मैं तुम्हें थैंक्स बोलने वाला हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हारी मदद की। अब इचिका उसे अपना नाम बताती है ताकि वो उसे नाम से पुकार
सके, और क्योंकि इनका ट्रक अब टूट चुका है तो इन लोगों को ब्यूरो पैदल ही जाना होगा। फिर हम शिवा को देखते हैं जो कि जीरो और राघो को लेकर हायर अथॉरिटी से बात कर रहा होता है और वो इनसे कहता है कि वो एक न्यू टीम स्टैब्लिश करना चाहता है जिसके अंदर वो जीरो को भी रखना चाहता है, लेकिन अथॉरिटीज को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये लोग बोलते हैं आज तक कोई भी मोनोनोकी एक एजेंट नहीं बना है तो हम उसे अपनी टीम में कैसे रख सकते हैं। शिवा कहता है देखो मैंने राघो को देखा है, उसमें मुझे कोई भी हिट नहीं दिखा और न ही वो हमारे लिए खतरा है, बल्कि दूसरे मोनोनोकी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम राघो को एक चारे की तरह इस्तेमाल करें तो हम उसकी मदद से बाकी मोनोनोकीज को खत्म कर सकते हैं। और अथॉरिटीज ये पूछ रहे होते हैं क्या जीरो इसके लिए मानेगा और वैसे क्या उसने निंजा की ट्रेनिंग ली है। शिवा कहता है हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उनके पास इतनी स्किल नहीं है, लेकिन जीरो की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारी टीम में आके फाइट डालेगा और जैसे जैसे उसे फाइट का एक्सपीरियंस होता रहेगा वो एक काफी खतरनाक वेपन बन जाएगा। और शिवा कहता है जीरो की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं एक स्पेशल एंटी मोनोनोकी टीम बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर हम 5 लोग होंगे, मैं, इचिगा, जीरो और कुछ लोग। इसकी मदद से हम मोनोनोकीज को काफी आसानी से मार सकते हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल टीम होगी क्योंकि ये एक सीक्रेट टीम होगी तो इसका कोड नेम होगा ब्लैक टॉर्च। फिर हम जीरो को देखते हैं जो कि याद कर रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए। अगर कोई भी उसे ये पूछेगा उसके साथ क्या हुआ तो वो क्या बताएगा। और शिवा यहाँ पर आ गया था, क्या तुम्हें यहाँ की आदत हो गई है? और जीरो कहता है हाँ मेहरबानी आपकी, आपने जो 5 स्टार सर्विस मुझे दी है वो तो काफी ज्यादा कमाल की है। अरे यार बस ताने मत मारो, आपने तो कहा था कि मुझे एक न्यू लाइफ मिलेगी, यहाँ तो मेरे ऊपर टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं, क्या मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ? और शिवा कहता है ये सब करना जरूरी था ताकि ब्यूरो और हमें पता लगे कि तुमसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। और शिवा कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 2 का होम बेस है, सभी डिविजन्स के पास अपना अपना अलग बेस है जो कि एक बिल्डिंग या किसी हॉस्पिटल जैसा लगता है, लेकिन हाँ हमारे बेस से वो काफी ज्यादा बढ़िया है और हमारे पास ही ये बचा कुचा है और ये भी हमें इसलिए मिला है क्योंकि अभी हम काफी ज्यादा बॉटम पे हैं। और शिवा उससे कहता है और अब तुम मेरी टीम में हो। जीरो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। वहाँ शिवा की असिस्टेंट ओसामी आ गई थी और इसे जीरो के बारे में सारा कुछ पता है। और यहाँ पर एक और बंदा था। जीरो ये पूछता है आखिरकार ये बंदा कौन है? शिवा कहता है ये मेरा एक न्यू दोस्त है। अब अंदर आने के बाद ये पता लगता है कि इस बंदे का नाम रेची है और ये इचिगा की तरह ही एक स्पाई क्लैन से बिलोंग करता है। और इचिगा कहती है कि मैं एक साथ इतने सारे पागलों को सहन नहीं कर सकती। जीरो कहता है एक्सक्यूज मी, तुम बेवकूफ किसे कह रही हो? और रेची भी उसके पास आकर कहता है हे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपने क्लैन की प्रथा को तोड़कर उनकी एक न्यू हेड बनना चाह रही हो, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगा। ये सुनकर इचिगा काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जीरो कहता है अरे बस एक्टिंग करना बंद करो। और रेजी जब जीरो को देखता है उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो गया था। उसे समझ नहीं आता कि उनकी यूनिट में ऐसा लूजर क्या कर रहा है और वो जीरो को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और जीरो उसके सामने आकर कहता है क्या बे बड़वे ज्यादा हीरो बन रहा है? इचिगा शिवा से कहती है अरे इन्हें रोको, ये लड़ने लग जाएंगे। शिवा कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, जाओ बाहर जाओ और लड़ाई करो। और ओसामी इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई थी। इचिगा पूछती है आखिरकार ये क्या चल रहा है? और शिवा बताता है जब उसने हायर अथॉरिटीज के सामने एक न्यू टीम स्टैब्लिश करने के लिए कहा था तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट रखी, तो यहाँ पे जीरो को ये साबित करना होगा कि ये उनके लिए एक एसेट है। ब्यूरो को पता है कि राघो के पास कितनी सारी पावर है, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो इनकी पावर डबल हो सकती है। और ये दोनों भी अब लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और ये लोग शिवा से पूछते हैं कि इसके पास स्वॉर्ड क्या कर रही है? शिवा कहता है अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये स्वॉर्ड मास्टर की फैमिली से है और जब ब्यूरो उन्हीं वाबन का पार्ट था तो इसकी फैमिली ने सुगनेट को अपनी फैमिली स्वॉर्ड आर्ट सिखाई थी, जिस वजह से ये क्लैन अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हें ये चीज अनफेयर लग रही है तो तुम भी एक स्वॉर्ड उठा सकते हो। और जीरो कहता है नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और रेजी कहता है भले इसके पास कोई स्वॉर्ड ना हो लेकिन इसके पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका नाम है राघो। और जीरो उसे ये कहता है तुम बेवकूफ हो, ये फाइट हम दोनों के बीच में है, राघो इसके बीच में नहीं आएगा। अब रेजी ने अपनी तलवार छोड़ दी थी और वो उससे कहता है मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम जैसे चाहो मुझ पे अटैक कर सकते हो और मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। जीरो को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वो काफी तेजी से जाता है और हवा में उड़ के उस पर अटैक कर रहा होता है। सभी को ऐसा लगता है कि उसका ये प्लान काफी ज्यादा बढ़िया है। और शिवा ये कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, एक स्वॉर्डमैन को अपने अपोनेंट का डिस्टेंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और जो लोग बहुत ज्यादा खास होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होता है
जो कि अपने ओपोनेंट को आसानी से पहचान लेते हैं। अब रेजी को पता लग गया था कि जीरो उसके पास पहुंच गया है, तभी वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसके ऊपर अटैक करता है और जीरो काफी दूर जाके गिरता है। इचिका इससे इम्प्रेस हो गई थी। ये बंदा शिवा से ये कहता है कि मुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्योंकि इसके पास अलग से पावर है, अगर वो इसे यूज ही नहीं करेगा तो ये फाइट बिल्कुल बेकार है। शिवा कहता है अरे रुको जरा, पीछे देखो, और यहाँ पे जीरो दोबारा खड़ा हो गया था। अरे तुम्हें इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी बस वार्म अप कर रहा था। और रेजी उसे देखकर ये कहता है तुम बिल्कुल एक मोनोनोकी जैसे हो। जीरो कहता है मेरे ग्रैंडफादर ने बचपन में मुझे बहुत ज्यादा मारा है, इसलिए तुम्हारी इस मामूली स्वॉर्ड से मेरा कुछ भी नहीं होगा। और रेजी ये कहता है मेरी स्वॉर्ड लोगों को मारने के लिए बनी है और ये आर्ट बहुत ज्यादा पुरानी है, इसे बहुत सारे लोगों ने रिफाइन और पॉलिश किया है और तुम इसका मजाक बना रहे हो। अब जीरो खुश हो गया था क्योंकि उसका ओपोनेंट अब सीरियस हो गया है, तो वो भी अब सीरियस होकर फाइट करेगा। शिवा ओसामी से कहता है सारा कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना क्योंकि अब बेस्ट पार्ट आने वाला है। अब जीरो फिर से उसकी तरफ भागने लगता है। सबको ये लगता है कि ये पहले की तरह बेवकूफी कर रहा है। रेजी उस पर शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है उसकी शॉर्ट टूट चुकी है और तभी जीरो उसके एक जोरदार पंच मारता है जिससे रेजी अब नीचे गिर गया था। अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। रेजी ये सोच रहा होता है इसने मेरी डिस्टेंस को पता कर लिया था, लेकिन इसने इतनी आसानी से मेरी शॉट को कैसे तोड़ दिया। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीरो को उसके स्विंग का कैसे पता लगा। अगर उसे इस चीज का पता लग भी गया तो शॉट तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। जीरो अब उसे ये कहता है हम दोनों का एक एक पॉइंट हो चुका है, अगर तुम हार मानना चाहो तो मान सकते हो। लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद इन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये दोनों लात मुक्कों से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। इचिका को इसमें कोई भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन ओसामी इसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। फिर हम देखते हैं इन दोनों को होश आ चुका है। ये दोनों लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे, यानी कि इनका मैच अब ड्रॉ हो चुका है। जीरो रेजी को जूस का कैन दे देता है और उससे कहता है अगर तुम शुरू में ही मुझे सीरियस ले लेते तो तुम मुझे काफी पहले ही हरा देते। यानी कि जीरो ये मानता है कि रेजी उससे जीत गया है। अब रेजी जैसी जूस का कैन खोलता है, सारा जूस उसके मुंह पे गिर जाता है और जीरो उसका मजाक बनाने लगता है और रेजी वही कैन उसके मुंह पे दे मारता है, जिसके बाद इन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। अब ओसामी शिवा से ये पूछ रही होती है आपने जो ये वीडियो रिकॉर्ड कराई, क्या ये सब हायर अथॉरिटीज को कन्विंस करने के लिए काफी है? शिवा कहता है ये किसी को भी कन्विंस करने के लिए नहीं था, इनका असली टेस्ट कल फील्ड में होगा जहाँ पे हमें ये देखना है क्या ये दोनों वहाँ पे टीम वर्क कर सकते हैं या फिर नहीं। और ओसामी कहती है आप इन्हें पहले ही दिन एक रियल मिशन पे भेज रहे हो, क्या ये इन दोनों के लिए ज्यादा नहीं होगा? शिवा कहता है नहीं, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों वर्ती है या फिर नहीं। और वो कहती है लेकिन अथॉरिटीज ने हमें कोई भी ऐसा मिशन नहीं दिया। वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें मिशन खुद ही ढूंढना होगा। अगर ये दोनों उसमें पास हो गए तो हमें हमारे असली एनिमी के बारे में भी पता लग जाएगा और ये सब अथॉरिटीज को राजी करने के लिए काफी होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं ये लोग मिशन पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं और इन दोनों को भी अपनी नई ड्रेस मिल गई है। और इचिका पूछती है आखिरकार उसकी ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत थी? शिवा कहता है हमने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि अपने लेफ्ट हैंड में जो बटन है उसको दबाओ और जैसे ही उसे दबाते हैं ये लोग अपनी नॉर्मल ड्रेस में आ गए थे। इससे तुम नॉर्मल सिविलियंस जैसे लगोगे और जब तुम इस बटन को 2 बार दबाओगे तुम गायब हो जाओगे। भले ही तुम एक दूसरे को देख पाओगे लेकिन और कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस मोड में तुम अपने गियर्स को फुल स्ट्रेंथ पे यूज नहीं कर पाओगे। वैसे इसके अंदर और भी फंक्शन है, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे यूज करोगे तुम सारा कुछ समझ जाओगे। और शिवा ओसामी को यहाँ पे बेस का ध्यान रखने के लिए कहता है और ये लोग अब मिशन के लिए निकल गए थे। जिसके बाद ये लोग एक टेम्पल में आए होते हैं और ये लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे होते हैं। जीरो पूछता है क्या ये प्रेयर भी हमारे मिशन का एक पार्ट है? शिवा कहता है नहीं, ये तो हम ऐसे ही करने आए हैं। और रेजी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पल भी ब्यूरो का एक पार्ट है। जिसके बाद ये लोग अब टेम्पल के ऑफिस में जाने लगते हैं। जीरो देखता है कि एक बंदा वहाँ पे बैठ के फोन चला रहा होता है, जो कि दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। शिवा एक बंदे से बात कर रहा होता है और इससे बात करने के बाद ये पता लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं ली थी और वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद ये बंदा मान गया था और वो इनसे कहता है यहाँ पर SOD1 के भी मेंबर आने वाले हैं और इससे यहाँ पे पंगे होने के पूरे चांस हैं। जीरो पूछता है ये SOD1 क्या है? और इचिका कहती है SOD1 का मतलब है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन 1। ब्यूरो ऑफ एस्पेनाचे को एक डायरेक्टर चलाता है जिसके अंदर बहुत सारी डिवीजन के चीफ आते हैं और SOD1 वो टॉप पे आती है, जिस वजह से उनके पास बहुत सारे एजेंट्स हैं और बहुत सारी पावर्स भी। अब ये बंदा उन्हें अंदर भेज देता है और उनसे कहता है तुम्हारे पास 15 मिनट है, SOD1 के आने से पहले तुम्हें अपना काम पूरा कर लेना है। रेजी शिवा से ये पूछता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि हम अंडरग्राउंड जाने वाले हैं और जीरो को तो ये एक सीक्रेट निंजा बेस लग रहा होता है। शिवा राघु से पूछता है क्या तुम ठीक हो?
और राघो उसे चुप रहने के लिए कहता है। अब ये लोग एक जगह पे आ गए थे। शिबा इन लोगों को ये बताने लगता है ये जगह 7 सीलिंग सेंटम है जहाँ पे हम लोगों ने राघो को कैद करके रखा हुआ था और सामने जो रॉक है ये स्पेक्ट्रल एनर्जी को ब्लॉक करता है। ऐसे बहुत सारे सेंसम्स हैं जो कि डेथ ऑब्सिडियन से बने हैं, लेकिन इसके जैसा इतना बड़ा कोई भी नहीं है। चलो अपने मिशन को शुरू करते हैं। मैं इचिका के साथ बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ और राघो, रेजी और जीरो वो यहीं पर रहेंगे ताकि राघो को ये याद आ सके कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उसकी सील को तोड़ा गया था। और रेजी मना करता है, नहीं मुझे इचिका के साथ काम करना है, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। लेकिन शिबा उसे इग्नोर करता हुआ यहाँ से निकल गया था। इचिका शिबा से ये पूछती है क्या उन दोनों को वहाँ पे ऐसे छोड़ना सही रहेगा। वो कहता है हाँ, वो दोनों अगर वहाँ पे साथ रहेंगे तो काफी अच्छे से काम कर पाएंगे। अब राघो को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है। जीरो उसे ये पूछता है तुम्हें यहाँ पे सील क्यों किया गया था, लेकिन राघो को कुछ भी याद नहीं होता। जीरो को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन रेजी उसे ये बताता है जिन मोनोनोकीज को ज्यादा टाइम के लिए सील किया जाता है उन्हें अपना पिछला और अगला कुछ भी याद नहीं रहता। और ये बताने लगता है जब मोनोनोकीज को सील किया जाता है तो उन्हें दूसरी चीज पे पोजेशन करने के लिए फोर्स किया जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और ये करने के बाद मोनोनोकीज इस काबिल नहीं बचते कि वो इस स्पेल को तोड़ सके। वैसे नॉर्मली मोनोनोकीज किसी लिविंग थिंग के अंदर रहते हैं, लेकिन सीलिंग के दौरान उन्हें इन एनिमेटेड स्टोन के अंदर डाला जाता है और ये उनके लिए एक प्रिजन जैसा होता है। और अगर वो स्टोन डेथ ऑब्सिडियन हो तो वो उनके लिए एक बिल्कुल हेल जैसा है और इसके अंदर वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। इससे जो उनकी पावर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन राघो इस केस में काफी ज्यादा लकी है कि बस उसकी याददाश्त ही गई है, उसकी पावर बिल्कुल सही सलामत है। राघो मुझे बताओ कि जब तुम्हें यहाँ पे सील किया गया था तो तुम्हारे साथ यहाँ पे कौन कौन था। फिर हम शिबा को देखते हैं जो कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा होता है। एजेंट ये बताता है उस दिन 10 मिनट के लिए ये कैमरास बंद हो गए थे। शिबा उससे पूछता है कि उस दिन यहाँ पे ड्यूटी पे कौन था। ये बंदा बताता है कि यहाँ पे 2 लोग ड्यूटी पे थे। अब शिबा को क्राइम सीन पे कुछ अजीब सी चीजें फील हो रही होती हैं, इसलिए वो इचिका को उनके दोस्तों के पास वापस जाने के लिए कहता है। और राघो ये बता रहा होता है जिस दिन वो रिलीज हुआ उसे यहाँ पे स्टोन काफी ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा, हवा भी उसके पास आने लगी और यहाँ पर बहुत सारे ओराज थे। बाद में उसे ये पता लगा बहुत सारे मोनोनोकीज ने उसे घेर लिया है और एक बंदा वीडियो कॉल के थ्रू उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अब टाइम चेंज हो चुका है, मोनोनोकीज ने अभी तक तो सरवाइव कर लिया है लेकिन आगे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे मोनोनोकीज की हेल्प करनी होगी। और साथ ही साथ ये बंदा ब्यूरो ऑफ एस्पेनाची को खत्म करना चाहता है ताकि ये उन्हें अपनी पावर दिखा सके, लेकिन राघो सही टाइम देकर वहाँ से निकल गया था। रेजी ये कहता है इस चीज से हमें 3 चीजों का पता लगा है। पहला, एक ग्रुप ने राघो को आजाद कराया और उनका लीडर राघो को पहले से ही जानता था। और दूसरा और तीसरा ये है कि वह ह्यूमंस और ब्यूरो ऑफ एस्पेनाची से बदला लेना चाहता है। और जीरो कहता है एनिमीज को ये पता है मुझे और राघो को अलग कैसे करना है। भले ही राघो को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हमें आगे क्या करना है। और वो कहता है कि मैं दुश्मनों को खुद ही मार दूंगा, या तो उन्हें ढूंढ के या वो खुद मेरे पास आ जाएंगे। और रेजी उसे सुनाने लगता है अबे बेवकूफ, तुझे पता भी है कि दुश्मन कौन है, तू उन्हें कैसे मारेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा आ गया है जिसे जीरो ने बाहर देखा था और अचानक से वो इनके पीछे भी आ जाता है। जैसे ये लोग उस पर अटैक करते हैं वो गायब हो गया था और ये बंदा उनसे ये कह रहा होता है तुम मेरे और राघो के बीच में आ रहे हो। राघो जीरो से ये कहता है तुम्हें संभल के रहना होगा। और ये लोग समझ गए थे कि ये भी एक मोनोनोकी है। इन लोगों ने अपना सूट पहन लिया था और ये लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं शिबा और इचिका ये देखते हैं बाहर किसी ने एक बैरियर बना दिया है जिससे ये लोग अंदर नहीं जा सकते। और स्पेशल डिवीजन 1 की चीफ भी यहाँ पर पहुँच जाती है। अब ये मोनोनोकी अपना नाम कोगा बताता है और कहता है ये मोनोनोकी का फ्यूचर ओवरलोड है, लेकिन वो दोनों इसे सीरियस नहीं लेते। अबे इस ढक्कन का दिमाग खराब हो गया है क्या? मोनोनोकीज का ओवरलोड बनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, इसलिए राघो तुम मेरे बनोगे। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो मैं तेरा बनूंगा। रेजी ये समझ गया था कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है और वो उससे ये पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें राघो क्यों चाहिए? और वो मोनोनोकी ये कहता है क्योंकि राघो सबसे अलग है इसलिए मुझे वो चाहिए। और ये लोग बात बना रहे होते हैं ले भाई होगी जोड़ी सेट है। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग इमोर्टल हैं, लेकिन हाँ अगर तुम हमारे टुकड़े कर देते हो तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन राघो स्पिरिचुअल एनर्जी का पूरा जनरेटर है, अगर मुझे ये पावर मिल जाए तो मैं ट्रू इमोर्टल बन जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। रेजी जीरो से कहता है कि जल्दबाजी में हमला मत करना, हमें नहीं पता किसके साथ और कोई भी है या फिर ये अकेला है। वहीं कोगा ने उसकी एक लात मार के उसे पीछे फेंक दिया था और उसने जीरो का सर पकड़ के जमीन में मार दिया था। राघो को जीरो की चिंता हो रही होती है, लेकिन ये मोनोनोकी उससे उठाकर कहता है मेरे कुच्चू पुच्चू
चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, हमें एक साथ बात करनी चाहिए। मैं तुम्हें इस बंदे से काफी जल्दी आजाद करा दूंगा और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। हम मोनोनोकी के टॉप पे पहुंच जाएंगे और हम सब पे रूल करेंगे। राघो कहता है, अपनी बकवास बंद कर यार, मुझे कोई भी रूलर नहीं बनना। मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ। और कोगा यहाँ पे रोने लगता है, तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ नहीं आती? क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करते? वहीं जीरो ने उसके पैर को पकड़ लिया था और वो अपने साथी से उस पर अटैक करने के लिए कहता है। रेजी ने अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया था, जिससे कोगा के हाथ से अब खून निकलने लगता है। जीरो उसके अटैक को देखकर ये कहता है, अरे वाह, तूने तो कमाल कर दिया यार। रेजी का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन कोगा को इससे ज्यादा चोट नहीं आई होती। ये एक छोटी सी चोट थी। और रेजी कहता है, थोड़ी देर में बाहर सबको ये पता लग जाएगा कि हम मुसीबत में हैं, लेकिन तब तक हम उनके यहाँ पे आने का वेट नहीं कर सकते। हमें ही इसकी बैंड बजानी होगी। और कोगा इन पे चिल्लाने लगता है, चुप हो जाओ बेवकूफो, मुझे लगता है कि तुम सारे ही बेवकूफ हो। मुझे इंसान इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो नंबर में ज्यादा हैं, तो वो मोनोनोकी को भी हरा सकते हैं। और कोगा इन दोनों को ये कह रहा होता है कि वो रेजी को मार डालेगा, वही जीरो के हाथ पैर काट डालेगा ताकि वो उसे जिंदा पकड़ सके। जिसके बाद राघो उसका हो जाएगा। और अपनी पावर दिखाने के लिए उसने अपने ब्लड से यहाँ पे एक शॉट बाहर निकाल ली थी। अब यहाँ पे SOD1 का एक मेंबर इस बैरियर को देख रहा होता है और वो इसे तोड़ना चाह रहा है। इचिका भी उसकी मदद करना चाह रही है क्योंकि उसके दोस्त अंदर फंसे हुए हैं। जिसके बाद अब ये दोनों इस बैरियर को तोड़ने में लग जाते हैं। शिबा उनके लीडर से ये कह रहा होता है, तुमने अच्छा किया कि इस बंदे को साथ ले आई, लेकिन वो शिबा को ही पकड़ लेती है और वो उसे कहती है, क्या तुम हमें ट्रैक तो नहीं कर रहे? क्या तुम्हें पता था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ पे आए? और शिबा कहता है, ये मिशन मेरी टीम मेंबर्स का पहला मिशन था। अगर मैं उस सिचुएशन की प्रिपरेशन नहीं करता जिसमें सारा कुछ बदल सकता है, तो फिर मैं किस तरह का टीम मेंबर? और वो कहती है, तुम काफी ज्यादा शांत लग रहे हो, तुम्हारे नए साथी अंदर फंसे हुए हैं। और वो कहता है, मुझे अपने न्यू टीम मेंबर पे पूरा भरोसा है, साथ में तुम लोगों पे भी, कि तुम इस बैरियर को जल्द ही तोड़ दोगे। अंदर कोगा ने उन दोनों पे अटैक कर दिया था, जिससे यहाँ पे जमीन टूट गई थी। अब ये दोनों अलग अलग हो गए थे। कोगा रेजी पे अटैक करता है। रेजी अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन इससे उसकी तलवार भी टूट गई थी। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से रेजी पे अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। वहीं जीरो राघो की पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कोगा अपने वेपन से उसे आसानी से रोक देता है और वो जीरो का मजाक बनाने लगता है। क्या तुम्हारे पास राघो की पावर है और बस तुम इतना ही कर सकते हो? राघो, मुझे तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम्हारी पावर इस बेकार से इंसान के अंदर वेस्ट हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें इससे बाहर निकाल लूंगा। और जीरो ये कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम राघो का बस इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम उसे पसंद नहीं करते। हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम यूज करके ऐसे ही फेंक दो। भले ही तुम मोनोनोकी ये इंसानों से नफरत करते हो, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और न ही राघो। और राघो कहता है, हाँ तुमने पहली बार सही बात की है, और वैसे भी इसका मुंह मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, तो चलो जल्दी इसे खत्म करते हैं। अब जीरो राघो की और भी ज्यादा पावर से उस मोनोनोकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन कोगा इस अटैक से बस घायल हुआ होता है और उसका वेपन भी यहाँ पे टूट गया था। क्या तुमने देखा ये पावर कितनी ज्यादा कमाल की है? मैं इसी की बात कर रहा था। प्लीज राघो ये पावर मुझे दे दो, प्लीज राघो ये पावर मुझे दे दो। तभी ऊपर से उन्हें आवाजें आने लगती हैं। कोगा को ये पता लग गया था कि उसका बैरियर टूट चुका है और रिइंफोर्समेंट यहाँ पे पहुँचने वाली है, इसलिए वो यहाँ से भाग रहा होता है। जीरो कहता है, क्या तुम इस फाइट को छोड़ के ऐसे ही भाग रहे हो? और वो कहता है, अबे ओए, मैं भाग नहीं रहा हूँ बल्कि घर जा रहा हूँ। अबे क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? इसे ही भागना कहते हैं। और वो जीरो को ये कह रहा होता है, तुम खुशी बनाओ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम्हें जीने का और भी ज्यादा मौका दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी मार दिया तो राघो भी तुम्हारे साथ मर जाएगा। तो इसलिए जितना जी सको उतना जी लो। एक दिन मैं तुम्हें राघो से अलग कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें अलग करके मारूंगा। और वो जीरो से उसका नाम पूछता है। जीरो उसे अपना नाम जीरो आसुमा बताता है। ये सुनकर ये मोनोनोकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने इस फैमिली का नाम पहले भी सुना है और वो जीरो के फादर को भी जानता था। लेकिन जीरो को कुछ भी समझ नहीं आता और ये मोनोनोकी यहाँ से गायब हो जाता है और उनके दोस्त यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हम देखते हैं SOD1 यहाँ से जाने लगती है। शिबा उसे थैंक्स बोलता है और ये लेडी उसे याद दिलाने लगती है, ये एक अनऑथराइज्ड मिशन था जिसके अंदर तुम्हारे 2 मेंबर घायल हुए हैं और फैकल्टी भी काफी ज्यादा डैमेज हुई है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। शिबा इसके लिए मान गया था और वो कहता है, तुम्हें मेरे न्यू टीम मेंबर की तारीफ करनी चाहिए कि वो एक मोनोनोकी के सामने इतनी देर टिक पाए। और वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम मेंबर्स को ऐसा ही होना चाहिए। शिबा रेजी से उसका हाल चाल पूछता है और वो कहता है कि मैं इस फाइट में ठीक से टिक नहीं पाया, अगर ये सूट नहीं होता तो सच में मैं मारा जाता। ये लोग कहते हैं कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन रेजी को ऐसा लग रहा होता है कि उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इचिका को भी ऐसा लग रहा होता
होता है कि वो बिल्कुल यूजलेस थी, वो यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। वहीं जीरो उस मोनोनोकी के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके डैड को कैसे जानता था, और उसे समझ नहीं आता कि वो कौन से डैड की बात कर रहा था, क्योंकि वो एक ही डैड को जानता है जो कि उसके ग्रैंडपा थे और नाची उसकी मॉम थी। और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया था और वो कहता है कि वो एजेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब वो ब्लैक टोर्च को ज्वाइन करेगा। और इचिका कहती है, बेवकूफ, तुम पहले ही टीम में हो। शिबा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इस बार इसकी फीलिंग ट्रू है, इसलिए तुम्हें साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। अब अगले दिन शिबा और ओसामी हायर अथॉरिटी से मिलके आ गए थे और उन्हें एक नया मिशन मिला होता है। जीरो पूछता है कि ये मिशन हमें कहाँ का मिला है। शिबा कहता है कि हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक्सपर्ट को भी बुलाया है। तभी हम देखते हैं एक लड़की यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगती है और वो मस्त एंट्री मारने के लिए एक जंप करती है, लेकिन इस चक्कर में वो नीचे ही गिर गई थी और सारे लोग इसके बारे में पूछने लगते हैं। शिबा कहता है, ये एक मोनोनोकी है और इसका नाम फुओ है। तुम्हें पता होगा कि ब्यूरो मोनोनोकीज को पकड़ता भी है, उन्हें मारता भी है, और जो मोनोनोकीज फ्रेंडली होते हैं उनके साथ काम भी करता है। और वो सबको ये कहने लगती है, देखो मैं ह्यूमंस के सामने कभी नहीं झुकती, इसलिए मैं इसके सिर पे बैठी हूँ। ओ तो तुम हो रागो, तुम तो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और वो कहता है, अबे यार अगर तू इतनी छोटी ना होती तो ये बात सीधा मेरे दिल पे लगती। अब शिवा सबको ये बताने लगता है, आज उनकी सुपरनेचुरल फोर्सेस सप्रेशन ट्रेनिंग है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोनोनोकीज होते हैं जो कि हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तुम्हें इसकी पहले ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फुओ इसमें एक्सपर्ट है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन्हें एक लोटस में कैद कर देती है। शिवा कहता है, तुम्हें कुछ भी करके हेलुसिनेशन को तोड़कर सेफली बाहर आना होगा। ओसामी शिवा से ये कहती है, क्या ये इस टेस्ट के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि तुमने स्पेल के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया। और वो कहता है, मुझे यकीन है कि ये लोग काफी ज्यादा टफ हैं, ये इजीली यहाँ से बाहर आ जाएंगे। रेची अंदर आने के बाद ये समझ गया था कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो इसे कैसे तोड़े। सामने उसे एक केव दिखाई देती है जो कि उसके पास्ट से कनेक्टेड है। अब केव के अंदर से उसका बड़ा भाई बाहर आ गया था जिसका नाम था शिंजी, और वो सोर्ड लेकर उस पर अटैक कर देता है। फिर हम इशिका को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जो कि ये कह रही होती है, मॉम मुझे आपकी तरह ही एक स्पाई बनना है। उसकी मॉम कहती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। वहीं पीछे खड़ी हुई इशिका ये सोच रही होती है, उसे पहले ऐसा लगता था कि अच्छे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो लोग कभी हार भी सकते हैं। और वो कहती है, उस दिन का दिन एक नॉर्मल दिन जैसा था, लेकिन जब उसकी मॉम एक मिशन पे गई तो वो लौटकर कभी वापस नहीं आई। उसे ये मानने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया कि उसकी मॉम कभी वापस नहीं आएगी, और तब से ही उसने भागना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और ऐसे ही करके वो ब्यूरो की एक एजेंट बन गई। फिर उसके फादर ने उसे एक सच बताया और फिर उसे ब्यूरो के रिसर्च फैसिलिटी में ले जाया गया, जहाँ पे उसकी मॉम का एक स्टैचू था, लेकिन असल में ये उसकी मॉमी थी जो की एक मूर्ति बन चुकी है। और उसके डैड के लेटर से उसे ये पता लगा कि उसकी मॉम किसी स्पेल की वजह से एक स्टोन बन चुकी है, और किसी भी सिविलियन को ये बात नहीं बताई जाती, लेकिन अब ये एक एजेंट बन गई थी तो उसे ये बात बता दी गई। और तभी से उसने ये ठान लिया था कि वो अपनी मॉम को बचा के रहेगी। अब इचिका को उस स्टोन के अंदर से उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जो कि उसे स्पाई बनने से मना कर रही होती है। तभी उस मूर्ति में से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं जीरो यहाँ पे एग्जिट ढूंढ रहा होता है। राघो उसे संभल के रहने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पे भी एक मॉन्स्टर आ गया था। पता नहीं राघो को ऐसा क्यों लग रहा होता है कि उसने इस मॉन्स्टर को कहीं ना कहीं देखा है। जीरो कहता है, जब तक एग्जिट नहीं मिलता तो चलो इससे फाइट करते हैं।